नाज़रीन हज़रात आदाब। मेरा नाम आलिया वज़ीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार की इस नई सीरीज़ में खैर मकदम करती हूँ। इस सीरीज़ का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिन्होंने बावजूद बहुत सी मसरूफियात के अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हर हफ्ते हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल होता है, आखिर उर्दू ही क्यों। आज के हमारे मेहमान हैं अतर फारूकी साहब। उर्दू ही क्यों की इस नवी कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आदाब। शुक्रिया आदाब। मेरा अपने सुनने अतर वालों को मेरा जी, अतर फारूकी साहब की पैदाइश सिकंदराबाद यूपी में हुई। उन्होंने नेगेटिव उर्दू पॉलिटिक्स इन पोस्ट 1947 सब कॉन्टिनेंट पे जेएनयू से पीएचडी हासिल की है। वो एक लंबे अरसे से मुसलमानों की पॉलिटिक्स और उर्दू जुबान पे पैनी नज़र रखते हैं और अखबार और किताबों में इन्हें इन्हीं मौजू पे लिखते आए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जैसी तारीखी इदारे के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर फारूकी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपसे बेहतर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। आप उर्दू का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? क्या वो रोशन है? नहीं। देखिए, ऐसा है कि जुबानों का मुस्तकबिल तो रोशन होता है। जुबानें भी मरती नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपना चूल्हा बदल लेती हैं। हिंदुस्तान में जो उर्दू है उसको आपको मुख्तलिफ जो तबकात है, मैं क्लास नहीं कहूंगा क्योंकि क्लास से कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, जी तो जी उसमें आपको बांट के देखना होगा। जी। ये सही है कि उर्दू की जो मतलब तहरीरी उर्दू की लिखी जाने वाली उर्दू की राइट। जो रीच है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में कम होती जा रही है। अच्छा। और जो सोशियोलॉजी में जो मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है, जाहिर है कि अब आपके यहाँ एरिस्टोक्रेटिक लीड तो नहीं है, तो जो जी मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है उसके एतबार से जो कोट अनकोट उर्दू वाले हैं या जो उर्दू स्पीकिंग क्लास है, तो जी वो बहुत छोटा है। जी जी। लेकिन जाहिर है कि वही एक तबका नहीं है उर्दू जानने वाला। एक बड़ा तबका है उर्दू जानने वालों का उर्दू के रस्मुल खत में, जी जिसे हम पसंद करें ना करें, वो लिटरेचर पढ़ता हो ना पढ़ता हो, जी लेकिन वो जो लोग दीनी मदारिस से आ रहे हैं तो उनको उर्दू रस्मुल खत आता है। और जी अगर किसी स्टेज पे वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वो उर्दू पढ़ सकते हैं। उर्दू से मतलब, उर्दू से मेरी मुराद उर्दू लिटरेचर है, और जो उर्दू की सिंक्रेटिक वैल्यूज जिस अदब से या जिस लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, जो ब्रॉड लिटरेसी टर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं जी लिटरेचर की, जी जी तो जी वो लोग बहरहाल उर्दू पढ़ सकते हैं। जी तो उर्दू का मुस्तकबिल हो सकता है कि तहरीरी उर्दू का मुस्तकबिल जो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है उसमें कम हो रहा हो। जी। और जब हम ये कहते हैं कि मुस्तकबिल कम हो रहा है तो लाशऊरी तौर पे हमारे जहन में मुसलमान होता है। तो ये मतलब बड़ा बड़ा पेचीदा सवाल है कि अगर हम इसे मुसलमानों से निकाल के देखना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ देखना चाहते हैं, तो ये जो टर्म है उर्दू वाला या उर्दू किन लोगों में जिंदा रहेगी, ये अपने आप में एक मतलब पेचीदा सूरत हाल है। उनके जवाब सियासतदानों के बयानात की तरह नहीं दिए जा सकते। जी जी। तो आपने कहा कि अगर हम एक सेक्शन के तौर पे देखें, उर्दू उर्दू पढ़ने और सुनने वाले हैं, देर इज ऑल्सो सेक्शन जो उर्दू में बहुत आजकल दिलचस्पी ले रही है। जैसे मेरी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, मेरी उम्र के लोग उर्दू में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो दिलचस्पी बढ़ रही है। पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्या आपको लगता है कि आम लोगों की उर्दू में दिलचस्पी बढ़ रही है? और क्या लोग भले ही उर्दू रस्मुल खत ना पढ़ पाते हों लेकिन उर्दू सुनना पसंद करते हैं? उर्दू के इस मसले को तबकात में या क्लास में बांट के नहीं देखेंगी तो इस सवाल का जवाब मुश्किल है। जी तो आम आम उर्दू वाले से आपकी मुराद फिर वही पेचीदा सवाल है कि क्या मुसलमान से है
या सारे हिंदुस्तानियों से है? पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान जो जबान है ना, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, हम हिंदुस्तानी का जिक्र कर रहे हैं जो आम बोलचाल में बोली जाती है। तो इसमें भी जो एक क्लास है आम हिंदुस्तानियों में जो मुसलमान है, जी और एक वो क्लास है जो मुसलमान नहीं है, जी आम हिंदुस्तानी। तो जाहिर है कि जो आम उर्दू वाले का वो तबका है जो मुसलमान है, तो वो तो बहरहाल मदारिस में जाता है, और मदारिस में इस वजह से भी जाता है कि स्कूल्स नहीं है। जी मतलब एक बड़ी वजह ये भी है कि वो बहुत सारे इलाकों में स्कूल नहीं है, या स्कूल हैं तो वो वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज सके। जी तो एक तबका तो वो है, तो जाहिर है कि वो तो बहरहाल उर्दू पढ़ रहा है। जी और आ, हमारी गवर्नमेंट ने एक तफरी की, और उसके बाद फिर वो उन्होंने उसको 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक डेटा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में तकरीबन 5 करोड़ बच्चे दीनी मदारिस में एनरोल्ड हैं, जी जिसमें फुल टाइम दीनी मदारिस थे, और जिन्हें हम आम उर्दू में शबीना मदारिस कहते हैं, या शाम के बच्चा दिन में स्कूल जाता है हिंदी या किसी रीजनल मीडियम में, और शाम को वो मदरसे में पढ़ने जाता है। जी जी बाद में सियासी वजह से उन्होंने उस डेटा को ये कहना शुरू किया कि ये डेटा ऑथेंटिक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहरहाल एक बड़ी बड़ी तादाद ऐसी है आम आम हिंदुस्तानी की जो मुसलमान है और जो मदरसे में जाती है, तो उसको तो बहरहाल उर्दू आती है। जो दूसरा आम हिंदुस्तानी है जो मुसलमान नहीं है, उसकी भी उर्दू में दिलचस्पी है, और उसकी दिलचस्पी उस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास मुसलमान से जो अपनी शनाख्त के तौर पर उर्दू देखता है कहीं ज्यादा है। जी जी इसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हम लोग जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद है, या जो दूसरे इदारे हैं जो किताबें छापते हैं, तो उनका जो पुराना खरीदार था अदब की किताबें खरीदने वाला, वो मुसलमान था। वो बराह रास्त खरीदता था, या हमसे किताबें बुक सेलर्स लेते थे और बुक सेलर्स से वो खरीदता था। अब हमारे हाथ से तो 50 किताबें नहीं बिकती, जो उर्दू की दुकान है वहां से भी 50 किताबें नहीं बिकती। लेकिन वही किताबें उर्दू रस्मुल खत में जब हमने अमेज़न पे बेचनी शुरू की, तो 2-2, 2,500, 3-3 हजार, 4-4 हजार, बाज किताबें 5-5 हजार बिक रही हैं। तो वो जाहिर है कि उर्दू स्क्रिप्ट ही में है। बिल्कुल बिल्कुल। और रोज हमारे पास खरीद रहे हैं। जी, लोग खरीद रहे हैं, और रोज हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि आप उर्दू पढ़ाने का कुछ इंतजाम कीजिए, शाम की क्लासेस लगाइए, और वो उसमें 99% लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उर्दू से एक दिलचस्पी है, और जो उर्दू का अदब है, ये नहीं है कि मैं चूंकि पार्टी हूँ, मतलब एक उर्दू की इदारे में नौकरी करता हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन जो बहरहाल उर्दू का अदब है, और खासतौर पर जो उर्दू गजल है, वो हिंदुस्तानी मिजाज से इतनी हमाहंग है, मैं किसी लिटरेरी मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसकी जो ताकत है उसका कोई तोड़ कम से कम शुमाली हिंद की जबानों के पास अभी नहीं है, और ये लगता नहीं है कि ये तोड़ उनके पास उर्दू गजल का अगले 100-200 साल में होगा। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसी से मुताल्लिक मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने पहले जिक्र किया था शुरुआत में कि हो सकता है उर्दू जिस जबान को हम जानते हैं अभी वो मर जाए, तो उस हवाले से क्या आपको लगता है सिर्फ ओरल लिटरेरी कल्चर पे जुबानें जिंदा रह सकती हैं, और क्या एक दिन ऐसा आएगा कि उर्दू पढ़ने वाले, रस्मुल खत पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन उर्दू बोलने वालों की तादाद खासी बड़ी होगी? और अगर ऐसा दिन आएगा तो तब उर्दू की शक्ल सूरत कैसी होगी? आपके सवाल में जो बात मुजमर है वो ये है कि अगर उर्दू का रस्मुल खत खत्म हो गया या मर गया, तो वो ओरल कल्चर की जुबान हो जाएगी, शायद, अगर मैं समझाऊं। इस पे जिंदा रह पाएगी कि नहीं? ये बात इसलिए भी नहीं है कि अगर उर्दू का रस्मुल खत बदल भी गया जी, और वो देवनागरी हो गया, वो रोमन हो गया,
तो तब भी वो ओरल कल्चर की जुबान तो नहीं हुई, वो अच्छा। जुबान ही रहेगी, उसका लिटरेचर ही रहेगा। उसे आप देवनागरी में पढ़ें, उसे आप रोमन में पढ़ें, वो तो वही रहेगा। जैसे तुर्की की मिसाल है कि वहाँ उन्होंने रस्मुल खत बदल दिया जी मुस्तफा कमाल पाशा ने। जी और जाहिर है कि वो एक तूफान का जमाना था कि वो हर चीज को बदल रहे थे, तो उन्होंने रस्मुल खत भी बदल दिया। तो जाहिर है कि उससे नुकसान तो बहुत हुआ, मगर जो तुर्की जुबान है या जो तुर्की का अदब है वो ओरल ट्रेडिशन में तब्दील नहीं हुआ। अच्छा। जी जी, मैं समझ रही हूँ। और एक सवाल जो शायद आप नहीं करेंगी, और मेरे ख्याल में उसको आपको कहीं करना चाहिए, वो बहुत संजीदा सवाल है। वो ये है कि जो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और भेज सकते हैं, जी वो उर्दू के सवाल पे क्या करें। ये जो आइडियलिज्म है कि सब लोग अपने बच्चों को उर्दू के नाम पे खराब स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दें, ये सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। जी सवाल का जवाब बहुत आसान है कि अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छी तालीम, और स्कूल में अच्छी तालीम मौजूद है, तो माँ बाप वहीं उसको पढ़ने के लिए भेजेंगे। जी कोई सेंसिबल माँ बाप उर्दू की खिदमत में अपने बच्चे को खराब स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। जी मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी चाह रहा हूँ वो ये कि उर्दू वालों ने जो अपने बहुत सारे स्कूल बनाए हैं जी। उसमें इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा। जी दिल्ली के एक बहुत अच्छे स्कूल में का वाकया है कि वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, और ये अज्यूम करके कि वो हर मुसलमान उर्दू पढ़ता है, एक मुसलमान बच्ची को उन्होंने उर्दू दे दी। और उसके बाद जब वो कल्चरल एक्सचेंज में बच्चों के जाने का बाहर सवाल आया, जी। तो वो बच्ची अपने वालिद के पास गई। उसने अपने वालिद से कहा कि क्योंकि प्रिंसिपल आपके जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये समझ के कि मैं मुसलमान बाप की बेटी हूँ, मुझे उर्दू पढ़ा दी, मुझे उर्दू पढ़ने में कोई एतराज नहीं है। जी लेकिन जो मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेंच ली वो फ्रांस जा रहे हैं, जी। जिन्होंने जर्मन ली वो जम जर्मनी जा रहे हैं, तो मैंने क्या कसूर किया है उर्दू पढ़ के। जी ये ये बड़ा वैलिड सवाल है। ये बिल्कुल। जो ये जो हमारे स्कूल हैं उनमें हमें जो तालीम से मुताल्लिक संजीदा सवालात हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। वरना तो ये है कि जो लोग नारे लगाते हैं वो नारे लगाते रहेंगे, और जो जिंदगी की जरूरियात हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे स्कूलों का निज़ाम है, और जो माँ बाप जितना अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकती हैं और जहां उनके बच्चों को दाखिला मिल सकता है वो उनको वहीं भेजेंगे। जी तो ये पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल फिलहाल उर्दू कहीं नहीं जा रही है। और सिर्फ ये है कि जो ट्रेडिशनल क्लास था जी वो बदल गया है, लेकिन बहुत बड़ा नया एक क्लास वजूद में आया है जिसकी जब मैं 20 साल पहले इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत पूरे हिंदुस्तान का डेटा जमा किया था, पूरे हिंदुस्तान में फील्ड वर्क किया था। तो ये जो पिछले 15 साल में आप लोगों की नस्ल में एकदम उर्दू के लिए मोहब्बत जागी है और आप लोग ये पढ़ रहे हैं, बताया है। जी ये बहुत मुबारक बात है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी और उर्दू के ऊपर बस मैं इसी पे खत्म करता हूँ, उर्दू के ऊपर ऐसे वक्त 47 के बाद 2-3 दफा आए हैं कि हमने ये समझा कि बस अब खत्म हो जाएगी, बस अब खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बहरहाल कहीं ना कहीं से फिर वो उर्दू निकल के आती है और वो जिंदा हो जाती है। बहुत बहुत उम्दा बात पे बात खत्म करेंगे। डॉक्टर फारूकी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बहुत अहम बातें की, बहुत अहम मसलों पे, एजुकेशनल रिफॉर्म पे बातें की। आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आदाब।